हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा नाबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए 6th वीडियो है जिसमें हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे। अब तक हम लोग 5 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करी है, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग के 2 बेसिक वीडियोस। सिलेबस की बात करें तो हमारा फर्स्ट यूनिट एग्रीकल्चर चल रही है जिसमें हम लोगों ने ये फर्स्ट वीडियो में कवर करा। एग्रोनॉमी हम लोगों ने सेकंड वीडियो में बात करी। फील्ड क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन थर्ड वीडियो था, क्रॉप प्रोडक्शन फोर्थ वीडियो था और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडिया के 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बारे में जाना, जिसके थ्रू हमें थोड़ा सा आइडिया ये लगने की कोशिश हुई कि कौन सी स्टेट में किस तरह का एग्रीकल्चर हो रहा है, कौन से क्रॉप्स हो रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स है उस स्टेट में, या विद इन अ स्टेट किस किस तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में ही यूपी ईस्ट का एग्रोक्लाइमेटिक जोन अलग था, यूपी वेस्ट का अलग था। मध्य प्रदेश में एमपी ईस्ट का अलग था, एमपी वेस्ट का अलग था। केरला में हिल्स एंड प्लेट्यूज का अलग था और कोस्ट का अलग था। इस तरह से हम लोगों ने इंडिया को स्टेट वाइज एंड देन स्टेट वाइज ब्रेक करा हम लोगों ने बेसिकली एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में। 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के अकॉर्डिंगली हमने समझा था। अब अगला है हमारा टॉपिक क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम की हम लोग बात करेंगे, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम को। इंट्रोडक्टरी टॉपिक होगा क्रॉपिंग सिस्टम में, बट देन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों सवाल यहां से बन सकते हैं, और जो कंटेंट मैं कराऊंगा आई बिलीव एंड आई अश्योर यू कि उसके बाहर आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो क्रॉपिंग सिस्टम नाम से हमें पता चल रहा है कि क्रॉप करने का सिस्टम क्या है। तो बेसिकली किस तरह से हम लोग अपने क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो कहाँ करेंगे, किसी लैंड एरिया पे। तो लैंड एरिया पे हम लोग किस तरह से अपने क्रॉप्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर रहे हैं, वो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। क्लियर। अब क्रॉपिंग सिस्टम में हम लोग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, सीक्वेंस की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की, ड्यूरेशन की और इंटेंसिटी ऑफ द क्रॉप्स की। इसमें बायोफिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक और मैनेजमेंट डिसीजन तीनों को इंटीग्रेट किया जाता है सो दैट हमारी सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी रहे, एफिशिएंट रिसोर्स यूज रहे और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी रहे। क्रॉपिंग सिस्टम की जब बात करते हैं सो वी डिटरमाइन हाउ फार्मर्स यूटिलाइज देयर लैंड, लेबर, इनपुट्स, वाटर एंड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। क्रॉपिंग सिस्टम एक पैटर्न है, सीक्वेंस है कि क्रॉप्स को फार्म में किस तरह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। फार्मर्स अपनी जमीन को, पानी को, क्लाइमेट को, लेबर रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं अपने आउटपुट्स को बढ़ाने के लिए है और सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। ये हमारा क्रॉपिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्रॉपिंग सिस्टम की क्या कंसिडरेशन है हमारी, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ अ क्रॉपिंग सिस्टम, ये हमारे रेनफॉल पैटर्न, सॉइल टाइप, इरिगेशन फैसिलिटी, क्रॉप ड्यूरेशन, मार्केट डिमांड, लेबर एबिलिटी और पेस्ट पैटर्न, इन चीजों पर डिपेंड करता है कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम हम लोग चूज कर रहे हैं। हमारी बारिश वहां किस तरह से हो रही है, मिट्टी कैसी है, इरिगेशन की कैसी फैसिलिटीज है, जो क्रॉप्स उगा रहे हैं उनकी ड्यूरेशन कितनी है, मार्केट में उन क्रॉप्स की कितनी डिमांड है, लेबर अवेलेबिलिटी कितनी ज्यादा है और पेस्ट पैटर्न कैसे हैं, इस पे हमारा क्रॉपिंग पैटर्न डिफाइन करेगा। ठीक है। फिर हमारा सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न होता है जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की भी बात करता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर मेंटेनेंस की भी बात करता है, बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस की भी बात करता है। ये हमारा हो जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर ईयर राउंड यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया एंड रिड्यूस प्रोडक्शन रिस्क, टू improve soil fertility, minimize pest cycle, diversify income sources and ensure balanced resource use। ये हमारा क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग टाइप्स की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे यूनिट का, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। अलग अलग टाइप्स पे अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, किन क्रॉप के साथ कौन सा क्रॉप्स को इंक्लूड किया जाता है, किस तरह से लैंड को यूज कर रहे हैं, ये हमारा क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना है। सबसे पहला है हमारा मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग की जब बात करते हैं तो मोनोक्रॉपिंग के अंदर मतलब होता है ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर। जैसे राइस के सीजन में हर साल हम लोग राइस उगा रहे हैं, वीट के सीजन में हम लोग हर साल वीट उगा रहे हैं, तो राइस राइस सिस्टम हो गया, वीट वीट सिस्टम हो गया। इट अलाउज स्पेशलाइजेशन, सिंप्लीफाइज मैनेजमेंट, इनेबल्स मैकेनाइजेशन, बट इट मे रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड इंक्रीज पेस्ट एंड डिजीज बिल्डअप। मोनोक्रॉप सिस्टम्स जो होते हैं दे ऑफन डिमांड हायर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज ड्यू टू डिक्लाइनिंग सॉइल हेल्थ एंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो मोनोक्रॉपिंग का डिसएडवांटेज क्या हुआ। मोनोक्रॉपिंग का डिसएडवांटेज ये हुआ कि सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है, पेस्ट और डिजीज का बिल्डअप बढ़ रहा है। मोनोक्रॉपिंग के अंदर हाई हाई फर्टिलाइजर डिमांड है ना, पेस्टिसाइड्स की ज्यादा डिमांड है, क्यों, क्योंकि सॉइल हेल्थ हमारी डिक्लाइन हो रही है और वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। फिर बात आती है मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग के अंदर होता है कि एक फील्ड पे एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज्यादा क्रॉप्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसमें बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप याद करिए हमने एक वीडियो में बात कही थी लेग्यूम्स या पल्सेस की, जिसको हमने बोला था कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है।
दैट मीन्स अगर हम अपने क्रॉप्स के साथ में लेग्यूम्स उगाएंगे तो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन साइकिल हमारी बेटर होगी, जिससे अल्टीमेटली सॉइल हेल्थ बढ़ेगी। ऐसा होता है ना। तो मल्टी क्रॉपिंग की हम लोग बात करें, उसमें सबसे पहली आती है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का मतलब होता है ग्रोइंग क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम फील्ड विद इन ईयर। जैसे एक ही फील्ड पर राइस उगाया, फिर हमने वीट उगाया, उसके बाद हमने मूंग दाल उगा दी, है ना। तो एक सीक्वेंस में हम लोग एक के बाद एक साल के अंदर अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगा रहे हैं। इसमें लैंड का यूज हमारा बढ़ रहा है, बट इसमें रिलायबल इरिगेशन चाहिए, लेबर चाहिए और टाइमली सोइंग चाहिए। टाइमली सोइंग भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट स्मूथ ट्रांजिशन हो पाए क्रॉप्स का। ये वो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। फिर हमने डबल क्रॉपिंग की बात करी। डबल क्रॉपिंग के अंदर हमने क्या करा, हमने एक साल में दो क्रॉप्स हमने उगाए। जैसे हमने रबी सीजन में वीट उगा दिया, उसके बाद हमने खरीफ सीजन में राइस उगा दिया या पैडी उगा दी। तो इसके अंदर क्या हुआ, सिर्फ दो क्रॉप्स की बात कर रही है। अब यहाँ पे ये सिर्फ वही पॉसिबल है जहां पे हमारे पास दोनों क्रॉप्स के लिए मॉइस्चर भी अवेलेबल हो और वाटर सप्लाई भी हो, क्योंकि राइस के लिए में बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई चाहिए। इट इज पॉसिबल ओनली इन रीजन विद एडुकेट वाटर सप्लाई, रेसिडुअल मॉइस्चर और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वेराइटीज। फिर हमारा ट्रिपल क्रॉपिंग हो जाता है। ट्रिपल क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, जहां पे हम लोग 3 या ज्यादा क्रॉप्स पर ईयर उगाते हैं। ट्रिपल क्रॉपिंग या इंटेंसिव मल्टीपल क्रॉपिंग, यूजुअली उन एरियाज में जहाँ पे एश्योर्ड इरिगेशन है, फेवरेट क्लाइमेट है, जैसे तमिलनाडु या आंध्रा का कोस्टल रीजन। ये जो सिस्टम्स है, इस सिस्टम से हमारे पास हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी आती है, बट इट रिक्वायर केयरफुल न्यूट्रिएंट एंड वाटर मैनेजमेंट। कौन सा, इंटेंसिव मल्टीपल क्रॉपिंग की जब बात करते हैं। फिर हमारे इंटर क्रॉपिंग होती है। इंटर क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, हम एक साथ दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स उगाते हैं ऑन द सेम फील्ड, है ना, बट उसमें एक डेफिनेट रो अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, रिड्यूसेस रिस्क, इट इंप्रूव्स लैंड यूज एफिशिएंसी एंड एंश्योर्स बेटर यूज ऑफ सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। जैसे अगर आपने मेज के साथ काउपी उगा दी, या सोरगम के साथ पिजन पी उगा दी, या शुगर केन के साथ वेजिटेबल उगा दी है, तो एक तो आपका अगर कोई एक फसल आपकी बर्बाद हुई तो दूसरी फसल से आपका वो रिस्क कवर हो जाएगा। अगर दोनों फसलें अच्छी होगी तो आपकी फार्मर इनकम बढ़ेगी। जो सनलाइट है, जो पानी हम वहां पर दे रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है मिट्टी के, उनका बेटर यूज हो रहा है। टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग क्या होती हैं, जैसे रो इंटरक्रॉपिंग हो गई। रो इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा क्रॉप ऑल्टरनेट रोज में लगाया जाता है। जैसे कॉटन के साथ ब्लैक ग्राम लगाया जाता है। ये जो चीजें हैं ना, इनको मैंने ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में, अब देखिएगा, नाबार्ड ग्रेडेड 2026 के लिए जब मैंने अपना चैनल शुरू शुरू में अपना रीस्टार्ट करा था, तो जनवरी में कुछ वीडियोस मैंने दिए थे, 3-4 ऑब्जेक्टिव वीडियोस के। उसमें मैंने ये चीजें कराई है कि कौन से क्रॉप के साथ हम कौन सा क्रॉप उगा रहे हैं। तो रो इंटरक्रॉपिंग में कॉटन के साथ ब्लैक ग्राम उगाते हैं। इसमें क्या, लाइट इंटरसेप्शन अच्छा होता है, सॉइल इरोजन कम होता है। मिक्स इंटरक्रॉपिंग होती है, इसके अंदर कोई रो अरेंजमेंट नहीं है। सीड्स को मिक्स करके हम लोग मतलब ऐसे रैंडमली फैला दिया कि यहाँ पे हमने बाजरा भी डाल दिया, मूंग दाल भी डाल दिया, और ये रेन फेड एरियाज का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, अनसर्टेन रेनफॉल रीजन में इंश्योरेंस, एक तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग होती है। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या होता है कि जो क्रॉप्स होते होते हैं उन्हें स्ट्रिप्स की तरह हम लोग लगाते हैं अक्रॉस द फील्ड, सो दैट इजिली इंडिपेंडेंट हार्वेस्टिंग हो पाए। जैसे बारले के साथ मस्टर्ड लगाया जाता है। इसमें ईल्ड बढ़ती है बाय स्प्रेडिंग वेदर एंड पेस्ट रिस्क। रिले इंटरक्रॉपिंग होती है, जिसे हम लोग ओवरलैपिंग क्रॉप्स भी कहते हैं। जो सक्सीडिंग क्रॉप होता है वो स्टैंडिंग क्रॉप के हार्वेस्ट होने से पहले ही उगा दिया जाता है। आपकी फसल हुई, आप फसल अपनी काटने वाले हो, उससे पहले ही आपने दूसरा क्रॉप पहले ही उगा दिया है। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस लैंड कवर रहता है। जब तक आप एक पार्ट हटाते हो, दूसरा आपका रेडी हो चुका होता है। जैसे लेंटिल्स उगाए जाते हैं इनटू स्टैंडिंग राइस क्रॉप। इट यूटिलाइजेस रेसिडुअल मॉइस्चर एंड रिड्यूसेस टर्न अराउंड टाइम बिटवीन क्रॉप। ये इसका एक एग्जांपल हो गया रिले इंटरक्रॉपिंग का। और आपको एक एग्जांपल ये भी मिल गया कि लेंटिल्स को हम लोग उगाते हैं स्टैंडिंग राइस क्रॉप में। फिर आपकी मिक्स क्रॉपिंग आती है। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, आपके दो या दो से ज्यादा क्रॉप सेम फील्ड पे विदाउट एनी डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट्स आप कर रहे हो। ये रेनफेड रीजन में ज्यादा होता है, क्यों, टू रिड्यूस द रिस्क, बिकॉज इवन इफ वन क्रॉप फेल अदर में सर्वाइव। कॉमन कॉम्बिनेशन है जैसे सोरगम पिजन पी, बाजरा मूंग, ग्राउंडनट कैस्टर। क्रॉप रोटेशन है आपका। क्रॉप रोटेशन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स हम लोग सेम लैंड पे लगाते हैं इन रिपीटेटिव सीक्वेंस ओवर द ईयर। इससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है ना। तो क्रॉप रोटेशन से आपकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ रही है। पेस्ट साइकिल आपकी ब्रेक होती है, बीट साइकिल्स आपकी ब्रेक होती है, सॉइल स्ट्रक्चर एनहेंस होता है, और डिजीज बिल्डअप जो है मिट्टी के अंदर वो आपका कम होता है। जैसे राइस के बाद वीट लगाते हैं, कॉटन के बाद वीट लगाते हैं, मेज के बाद पोटैटो लगा के मूंग लगाते हैं, पर्ल मिलेट के बाद चिकपी के रोटेशन होते हैं। इस तरह से हम क्रॉप्स को रोटेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है क्रॉप रोटेशन का, ऑल्टरनेशन ऑफ डीप रूटेड एंड शैलो रूटेड क्रॉप, है ना। कि कभी कभी हम किसी साइकिल में जिनकी रूट ज्यादा डीप जा रही है उन्हें लगाएंगे, उसके बाद हम शैलो रूटेड क्रॉप्स को लगाएंगे, ताकि न्यूट्रिएंट बैलेंस मेंटेन रहे।
इसमें लेग्यूम्स को लगाते हैं। लेग्यूम्स क्या करते हैं? सॉइल नाइट्रोजन को एनहेंस करते हैं और फर्टिलाइजर नीड्स को कम करते हैं। अवॉइडिंग सक्सेसिव क्रॉप दैट अट्रैक्ट सेम पेस्ट एंड प्रिवेंट इन्फेस्टेशन। क्लियर हुआ? कुछ इसमें ऐसा ज्यादा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से डाउट का। फिर भी कोई डाउट है आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ टेलीग्राम चैनल या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। रेटून क्रॉपिंग, रेटून क्रॉपिंग इंपॉर्टेंट होता है। रेटून क्रॉपिंग क्या होता है कि हमने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया और उसे रीग्रो होने का टाइम दे दिया। क्रॉपिंग रेफर्स टू द हार्वेस्टिंग अ क्रॉप एंड अलाउइंग रीग्रोथ फ्रॉम द स्टबल टू प्रोड्यूस अनदर क्रॉप, जैसे कि यूजुअली शुगर केन में किया जाता है। इसमें प्लांटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, लेबर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्रॉप साइकिल छोटी हो जाती है। हाउएवर रेटून क्रॉप जो होते हैं दे आर मोर प्रोन टू पेस्ट डिजीज एंड ईल्ड डिक्लाइन अगर उन्हें प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाएगा। फिर एलए क्रॉपिंग होती है। एलए क्रॉपिंग इंटीग्रेट्स फूड क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन रोज ऑफ ट्रीज और श्रब्स। कॉमनली इसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में यूज करते हैं। द हेज रोज प्रोवाइड बायोमास, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इरोजन कंट्रोल एंड माइक्रोक्लाइमेटिक रेगुलेशन। फूड क्रॉप जो होते हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है क्योंकि उन्हें बड़े पेड़ों से थोड़ा शेड मिल जाता है, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है और मॉइस्चर रिटेंशन बड़ा रहता है, क्योंकि जब शेड है तो आपका एवोपो ट्रांसपिरेशन लॉसेस कम हो जाएंगे। ये हमारी एलए क्रॉपिंग हो जाती है। ठीक है, एक इमेज मैं दिखाता हूँ आपको इसके बाद वीडियो के लास्ट में, जिसके अंदर सारी क्रॉपिंग्स के आपको सिस्टम्स दिखाता हूँ कि किस किस तरह से ये यूज हो रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे मल्चिंग बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग हम लोग का एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करके रखते हैं, वीड्स को सप्रेस करके रखते हैं और सॉइल टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, स्पेशली ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर, है ना। अब इसमें प्लास्टिक मल्च होता है, स्ट्रॉ मल्च होता है या फिर क्रॉप रेसिड्यूज का मल्च होता है। तीन तरह का मल्च हुआ, प्लास्टिक, स्ट्रॉ और क्रॉप रेसिड्यू। तो ये क्या करते हैं? वाटर यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इनपुट कॉस्ट कम होती है। मल्चिंग सिस्टम्स को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? वेजिटेबल्स के लिए और, है ना, ऑर्चर्ड क्रॉप्स के लिए और वाटर सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए। फिर हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब कुछ मिला देते हैं जो जो आप एक्स्ट्रा कर पाओ। जैसे अगर आप खेती के साथ साथ डेयरी कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। आपके पास जगह है, आप कुछ फल या सब्जी भी साथ में उगा पा रहे हो, या फिर मछली पालन भी साथ में कर पा रहे हो, या पेड़ के बाग लगा पा रहे हो, आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर पा रहे हो, है ना, मधुमक्खी पालन कर पा रहे हो, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एवेन्यूज ऑफ इनकम है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और इनकम डाइवर्सिटी भी बढ़े। इसमें क्या होता है, जब इनकम सोर्सेज आपके मल्टीपल हो जाते हैं तो आपके इनकम फेलियर के चांसेस कम होने लगते हैं, और आपके फार्म का रिसाइकलिंग भी होता है, क्योंकि जो वेस्ट होते हैं अक्रॉस द कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल आप डेयरी फार्मिंग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो गाय के गोबर की आप खाद बना के अपनी मिट्टी में डाल रहे हो, आपकी मिट्टी का फायदा हो रहा है। जो आपका फालतू का झाड़ घास फूस निकल रहा है, मिट्टी का फॉडर निकल रहा है आपके क्रॉप्स का, वो आपकी गाय भैंस बकरी खा रही हैं। तो आपका जो वेस्ट हुआ उससे फर्दर आपके फार्म की रिसाइकलिंग भी हो रही है। जैसे क्रॉप डेयरी वर्मी, ये एक होता है। राइस फिश डक फार्मिंग होती है। क्रॉप हॉर्टिकल्चर गोट फार्मिंग होती है ना। तो इस तरह से लोग यूज करते हैं। इसके बाद एक बात आती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, है ना। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन अ यूनिट ऑफ लैंड इन अ ईयर। एक साल में एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लैंड पे कितने क्रॉप्स को हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वो हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी डिफाइन करता है। ये बताता है कि हाउ इंटेंसिवली लैंड इज यूज्ड। हायर इंटेंसिटी मींस मोर देन वन क्रॉप साइकिल ऑन द सेम एरिया विद इन अ ईयर, है ना। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या बताता है? इंटेंसिटी डिसीजन बताता है फार्म पे और रीजनल लेवल पे, और एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन का एक की इंडिकेटर में से एक है, जो कि रिसोर्स यूज एफिशिएंसी और लाइवलीहुड इंटेंसिटी को सिग्निफाई करता है। इसमें कुछ डेफिनेशन है, जैसे नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? वो फिजिकल एरिया सोन विद द क्रॉप्स इन अ ईयर काउंटेड वंस इवन इफ क्रॉप मोर देन वंस, है ना। तो आपने कितने एरिया में खेती करी है साल में, चाहे आप बार बार उसी एरिया पे खेती करते रहो, बट उसे एक ही बार काउंट किया जाएगा, नेट सोन एरिया। जब ग्रॉस, है ना, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करेंगे, जहाँ पे हम एक से ज्यादा बार हम वहाँ पे अपने अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो हर बार को काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 5 बीघा जमीन पे आपने चावल उगाया और आपने फिर उसके बाद गेहूं उगा दिया, तो जमीन आपकी 5 बीघा ही रही। आपने कितनी भी बार चाहे चावल गेहूं के बाद बीच में आपने कुछ और भी फल सब्जी उगा दी हो, वो आपका नॉट नेट सोन एरिया 5 बीघा ही रहा। बट अगर आपने उसमें 5 बीघे में पहले चावल उगाया, फिर उसके बाद आपने गेहूं उगाया, फिर आपने कुछ और उगा दिया, तो 3 बार आपने उसको यूज करा एक साल में, तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आपका 15 बीघा हो गया। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी के अंदर हम लोग दोनों ही मैट्रिक्स को यूज करते हैं टू कैप्चर मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, और ये इसलिए लैंड यूज प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हुआ? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 3। अगर नेट सोन एरिया यहाँ पे 10,000 हेक्टेयर है,
और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आपका 13,500 हेक्टेयर है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो गई आपकी? 135% हो गई। ये एक छोटा सा मैथमेटिकल एग्जांपल हमने लिया। दिस मीन्स मतलब ये जो आया हमारा है ना, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल कर आई, इससे हमें क्या पता चला कि ईच हेक्टेयर इज क्रॉप्ड 1.35 टाइम्स पर ईयर, अ वैल्यू अबव 100% इंडिकेट्स मल्टीपल क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। मेजरमेंट मेथड और डेटा सोर्सेज क्या है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इसे टिपिकली हम लोग एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम लोग देखते हैं, और इन्हें कौन कंपाइल करता है? डिस्ट्रिक्ट या स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखते हैं। रिमोट सेंसिंग बेस्ड लैंड यूज मैप्स किए जाते हैं और सीजनल एरिया रिपोर्ट्स देखी जाती हैं। रिलायबल एस्टिमेशन होगा तो उससे हमें एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मिलेंगे, सोइंग डेट्स के, हार्वेस्टेड एरिया के। डेफिनेशन कंसिस्टेंट रहेंगी अकाउंटिंग फॉर द फैलो एंड टेम्पररी क्रॉप। सैटेलाइट इमेजरीज हम लोग यूज करते हैं। इंक्रीजिंग सप्लीमेंट्स ग्राउंड डेटा होता है ताकि मल्टीपल क्रॉपिंग्स को और फैलो इंटरवल्स को हम लोग समझ पाए। समझना क्यों जरूरी है? ताकि उस एरिया के हिसाब से हम लोग टारगेटेड गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम लेकर आ पाए। और डिटर्मिनेंट्स क्या है क्रॉपिंग इंटेंसिटी के? वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, क्रॉपिंग ड्यूरेशन ऑफ वेराइटीज पे डिपेंड करेगा, इरिगेशन इंफ्रा पे डिपेंड करेगा, लेबर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, मार्केट डिमांड और एक्सेस टू इनपुट्स पे डिपेंड करेगा। रीजन जहाँ पे एश्योर्ड इरिगेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स चल जाते हैं, जैसे पंजाब तमिलनाडु में यूजुअली वहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज्यादा होती है देन रेनफेड एरिड जोन। एडवांटेजेस और पॉलिसी रेलेवेंस क्या है? जितनी ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी मतलब लैंड प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ रही है, फार्म इनकम पर यूनिट एरिया हमारी बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी मिलेगी थ्रू बेटर लैंड यूज। पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी को यूज करते हैं कि इरिगेशन में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सटेंशन स्टोरेज कैसे देनी है, इनपुट सप्लाई सिस्टम को कैसे रखना है, वो सब कुछ हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी के थ्रू पता चलता है। बट इंटेंसिफिकेशन विदाउट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, उसके वजह से हमारी सॉइल डिग्रेड होती है, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन का लॉस होता है, पेस्ट और डिजीजेस के इश्यूज बनने लगते हैं, और वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है। तो अगर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं है तो हमारा इंटेंसिफिकेशन बेकार है। देयरफॉर रेजिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी इट मस्ट बी accompanied with integrated nutrient management, conservation, tillage and efficient irrigation to be sustainable। अब इसका प्रैक्टिकल वेज क्या है क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाने का? आप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वेराइटीज लेते हो, है ना, स्टैगर्ड प्लांटिंग विंडोज लोगे ताकि एक से ज्यादा क्रॉप्स एक साथ आप फिट कर पाओ। माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करो, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन। रेसिड्यू मॉइस्चर सोइंग को प्रमोट करो। स्मॉल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ ताकि आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज ना रहे। इंप्रूव होगी आपकी एक्सेस टू क्वालिटी सीड्स, मैकेनाइजेशन फॉर टाइमली ऑपरेशन एंड मार्केट स्टोरेज फैसिलिटीज टू हैंडल एडिशनल प्रोड्यूस। ये हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाने के प्रैक्टिकल वेज है। क्रॉपिंग सिस्टम किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा हमारा? अलग अलग फैक्टर्स हैं, नेचुरल, बायोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें हमारा क्लाइमेट आ जाता है, रेनफॉल, टेम्परेचर। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि टेक्सचर कैसा है, डेप्थ कैसी है, ड्रेनेज, पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन कैसा है। और टोपोग्राफी आ जाती है कि ग्राउंड वाटर लेवल कैसा है, सरफेस इरिगेशन अवेलेबिलिटी कैसी है। ये हमारे नेचुरल और एग्रो इकोलॉजिकल फैक्टर्स है। मुझे नहीं लगता मुझे ये फैक्टर्स आपको डिफाइन करने की जरूरत है कि कैसे रेनफॉल और टेम्परेचर से हम क्रॉपिंग को देखेंगे या सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक से कैसे देखेंगे, है ना। ये तो अब तक आप लोगों को समझ आ भी गया होगा। बाकी हम लोग सॉइल के लिए जब सॉइल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, ये भी हम लोग पीछे अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं कि क्रॉप की जेनेटिक्स और वेराइटीज, पेस्ट डिजीज और वीट डायनामिक्स, सॉइल बायोलॉजी एंड फर्टिलिटी। इसमें अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि पढ़ाने की नीड है डिटेल में तो आप वो मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर बताइएगा। मेरी समझ में ये चीज़ें आप लोगों को अब तक समझ आ चुकी होंगी कि कैसे क्रॉप जेनेटिक्स और वेराइटीज आपके क्रॉप्स को डिटरमाइन करते हैं कि क्रॉप को कैसे सीक्वेंस करना है या इंटरक्रॉप करना है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारी मार्केट डिमांड क्या है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या पड़ रही है, मार्केट का एक्सेस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, और उसके थ्रू हम लोग अपने क्रॉप्स को देखते हैं। फिर हमारे टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर हमारा इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज कैसी हैं ताकि हमारी सिक्वेंशियल या मल्टीपल क्रॉपिंग हो पाए। मैकेनाइजेशन और टाइमली फार्म ऑपरेशंस कैसे हैं, उसमें हम लोग सीडर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स। एग्रो इंजीनियरिंग वाले टॉपिक में हम लोग इन सब जो भी मशीनरी यूज होती है उस ना उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जब अभी आप हल से खेत जोत रहे हो, ट्रैक्टर से खेत जोत रहे हो, आपका लेबर भी डिपेंड करेगा और आपकी टाइमिंग पर भी डिपेंड करेगा। आप खुद से हल लेकर खेत जोतोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, और आप अगर ट्रैक्टर से जोतोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। तो ये हमारा टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स बताता है क्रॉपिंग सिस्टम के लिए। फिर इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी फैक्टर्स आ जाते हैं इसके बाद कि क्रॉप सपोर्ट पॉलिसीज क्या है, क्रेडिट इंश्योरेंस आपको मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, एक्सटेंशन सिस्टम्स हैं आपके पास नहीं है, लैंड यूज के रेगुलेशंस क्या हैं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स है जो आई थिंक आप लोग सिर्फ रीड करोगे ना, अगर वीडियो से या वीडियो की पीडीएफ से, आप पॉज करके एक बार पिछली 2 स्लाइड्स और ये वाली स्लाइड रीड कर लीजिए।
मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ भी इसमें समझाने का है इन टॉपिक्स में। फिर इसके बाद हमारे सोशो कल्चरल और लेबर फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें लेबर की अवेलेबिलिटी कैसी है, सोशल प्रैक्टिसेस कैसी है वहाँ पर, लोकल डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या है, ट्रेडिशनल क्रॉपिंग नॉलेज कितनी है लोगों के पास, लैंड होल्डिंग साइज कैसा है, फ्रेगमेंटेशन है, किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, किसी पे 50 बीघा ज़मीन है, तीनों के लिए एक क्रॉपिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से रहेंगे। रिस्क और क्लाइमेट रेजिलियंस कंसिडरेशंस हो जाते हैं कि वहाँ पे हमारा क्लाइमेटिक रिस्क कैसा है, ड्रॉट है, बाढ़ तो नहीं आ रही, लैंडस्लाइड्स तो नहीं हो रही, बर्फ तो नहीं गिर रही, है ना? तो वो भी आपके क्रॉपिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। फिर आपके मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन फैक्टर्स है। आपके आसपास प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं तो आपके लिए बेटर है, आप अलग अलग तरीके से क्रॉप्स कर पाओगे। मार्केटिंग आपकी ढंग से हो पा रही है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है। एनवायरमेंटल रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपके पास ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो रहा है, सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ रही है, वाटर यूज़ के रेगुलेशंस आपके अलग अलग आ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के कंसिडरेशन है, सॉइल इरोजन कैसा हो रहा है, सॉइल कंजर्वेशन कितना है। ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आई थिंक आपको सिर्फ रीड करना है इस वीडियो में, कुछ इसमें इन डेप्थ या ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। फिर हम लोग इसमें लैंड यूज़ टेन्योर की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट हॉरिज़ॉन की बात करते हैं, है ना? कि लैंड की ओनरशिप सिक्योरिटी कितनी है, टेनेंसी ड्यूरेशन कितनी है, जिससे फार्मर्स की विलिंगनेस आती है, शॉर्ट टर्म टेनेंट्स हैं या फिर शेयर क्रॉपर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएँगी जो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा अलग से पढ़ने की नीड है इसके अंदर। आई थिंक इस वीडियो में हम लोगों को इतना ही रहेगा। ये टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो को आप एक बार दोबारा देखिएगा अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती। जो नहीं समझ आए उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे को टेलीग्राम पर भेजिए। कनेक्ट करने के लिए मेरा टेलीग्राम का मेन चैनल है, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए ये ग्रुप है और ये मेरा मेन विश्वास का चैनल है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।